हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं, उसके आधार पर हम लोग 4 टाइप्स में उसको डिवाइड किए थे। और उसके आगे का पोर्शन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमको पढ़ना होता है वो होता है रेसिस्टेंस। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। इन सब तमाम बात को हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। एक मिनट। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग दिए हैं रेसिस्टेंस, यानी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो कल हम लोग पढ़े थे कंडक्टर इंसुलेटर। जैसे सपोज करते हैं मेरे यहाँ हमारे पास मार्कर है और इससे हम लोग किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होगा, उसको टच करेंगे तो हमको करंट नहीं लगता है। लेकिन वहीं अगर हम एक लोहा का रड लेके उस रड से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को टच करेंगे तो हमको करंट लग जाएगा। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक के द्वारा हमको करंट लग जाता है और एक के द्वारा करंट नहीं लगता है। तो जब अभी हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ लेंगे तो उसके इससे जो अभी एग्जांपल दिए इसके पीछे भी यही कंसेप्ट है। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे होकर करंट इजीली फ्लो हो जाते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे रीज़न यह है कि कोई भी जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं सभी इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ ना कुछ अपोजिशन ऑफर करते हैं। अपोजिशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसका अपोज करते हैं। प्रत्येक सब्सटेंस का कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है कि वह करंट का अपोज करता है। और जिस प्रॉपर्टी के कारण यह करंट का अपोज करता है कोई भी सब्सटेंस, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रेसिस्टेंस कहते हैं। तो फिर हम लोग अब ये जो एग्जांपल दिए थे, फिर इससे हमको करंट नहीं लगेगा और लोहे के रड से क्यों लग जाएगा। तो इसका रीज़न यह है कि कुछ सब्सटेंस जो होता है यह अपोजिशन, जो करंट के लिए अपोजिशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ऑफर करता है। बहुत ज़्यादा ऑफर मतलब इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है कि इससे इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा मात्रा में भी फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन यही दूसरे बात किया जाए लोहा का, तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो रेसिस्टेंस को ऑफर तो करेंगे लेकिन कम मात्रा में ऑफर करते हैं, जिसके वजह से उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। अगर चांदी का बात करें, तांबा का बात करें, उससे भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है, उस कंडक्टर के द्वारा भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है। लेकिन लोहा या यहाँ प्लास्टिक का बात करें तो इसके तुलना में बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है और इसके वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो जाता है, फ्लो हो पाता है। तो कुल मिलाकर बात बोला जाए रेसिस्टेंस क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में बोले तो किसी पदार्थ का या किसी सब्सटेंस का वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। या अदर वर्ड में बोले तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर जो अपोजिशन ऑफर किया जाएगा कंडक्टर या ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेसिस्टेंस कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय an object to the flow of current, यानी द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज, यहाँ पे आप लोग लगा लेंगे रेसिस्टेंस। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अपोज करता है।
रेसिस्टेंस का फर्स्ट लेटर क्या आर है, तो हम लोग रेसिस्टेंस को नॉर्मली डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल आर या स्मॉल आर से रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं। बोला जाए तो लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर और आर, यानी कैपिटल आर से भी हम लोग रेसिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं, साथ ही साथ स्मॉल आर से भी रेसिस्टेंस को डिनोट कर सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो जैसा कि हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर में, यानी बोला जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है कूलॉम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। इसी तरीक़ा से रेसिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उसको ओम कहते हैं, यानी यूनिट रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम लोग इस तरीक़ा से OHM यानी ओम लिखते हैं, या इसी के लिए एक सिंबल यूज होता है, तो चाहे तो हम लोग उस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसका मतलब इसी को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, ओम हो जाएगा। यानी जो रेसिस्टेंस होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो इस बात को आप लोग समझ जाएंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं रेसिस्टर। अभी रेसिस्टेंस पढ़े हैं, जैसे इस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस होगा, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। यानी रेसिस्टेंस, जैसे कोई आदमी अच्छा होता है, कोई आदमी बुरा होता है, तो अच्छा या बुरा मतलब उसके माथे पे लिखा नहीं रहता है, चाहे उसको हम लोग देख के उसकी अच्छाई को हम लोग निकाल नहीं सकते या अच्छाई को उसके अंदर डाल नहीं सकते। कुल मिलाकर कहने का बात है कि अच्छाई या बुराई जो होता है वह कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन का प्रॉपर्टी होता है कि वो अच्छा है, किसी पर्सन का प्रॉपर्टी होता है कि वो बुरा है। उसी तरीक़ा से यहाँ रेसिस्टेंस जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वह करंट का क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन जो सब्सटेंस रेसिस्टेंस को ऑफर करता है, जैसे कोई भी वायर यूज करेंगे तो उससे रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है और करंट का अपोज करता है। लेकिन कभी कभी हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक ऐसे सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं जिसका रेसिस्टेंस हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे रेसिस्टेंस का ऐसे सब्सटेंस का भी प्रयोग करते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल करने में यूज होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम लोग किसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो वह बहुत अधिक मात्रा में रेसिस्टेंस ऑफर करता है, और जो सब्सटेंस बहुत अधिक मात्रा में एडिशनल रेसिस्टेंस, यानी जो सर्किट का रेसिस्टेंस है, जो कंडक्टर यूज किए हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वैसे सब्सटेंस को हम रेसिस्टर कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, तो रेसिस्टर कहते हैं। कुल मिला के बात किया जाए तो रेसिस्टर क्या होता है, तो रेसिस्टर वह सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल या बोले तो एडिशनल रेसिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रोवाइड करता है। और रेसिस्टर, जैसा भी रेसिस्टेंस देखे किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन रेसिस्टर क्या होता है, तो रेसिस्टर कोई सब्सटेंस है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, यानी कि वो हो जाएगा आपका रेसिस्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द सब्सटेंस, या ऐसे लिख सकते हैं द डिवाइस, क्या लिखेंगे, द डिवाइस which is used to provide additional resistance in electrical circuit, additional resistance in electrical circuit,
इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोले? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टर, इज कॉल्ड रेसिस्टर। यानी वह डिवाइस जो एक्सटर्नल या एडिशनल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वैसे सब्सटेंस को या वैसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेसिस्टर कहते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि रेसिस्टर के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके ये स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं तो इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो रेसिस्टेंस या रेसिस्टर जो होता है उसके लिए सिंबल क्या होता है, अभी हम लोग क्या देखते हैं। इसके लिए हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग दो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक ऐसा रेसिस्टर होता है जिसका रेसिस्टेंस फिक्स होगा, यानी उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो वैसे रेसिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड रेसिस्टर या फिक्स्ड रेसिस्टेंस। और इसका सिंबल जो आपका होता है इस तरीके से बना होता है, और हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? आर से करते हैं। यानी इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया, और आर जो होगा आपका फिक्स रेसिस्टेंस होगा। सेकेंड, हम लोग एक ऐसा भी रेसिस्टर होता है जिसको देखते हैं जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, और वैसे रेसिस्टर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टर या वेरिएबल रेसिस्टेंस। और वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं उसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे। उसको भी सेम इसी तरीक़े से बनाएंगे, लेकिन इसमें ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? इस तरीक़े से टैपिंग कर देते हैं। और टैपिंग करने का मतलब क्या होता है? हमको रेसिस्टेंस कम चाहिए होता है, तो यहाँ पर टैपिंग को आगे या पीछे करके हम लोग क्या करते हैं? रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी के वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है, यानी परिवर्तनशील। और रेसिस्टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। इसी के लिए एक और सिंबल यूज किया जाता है। इसी को बनाने का तरीका जो दूसरा होता है उसको हम इस तरीक़े से भी क्या कर सकते हैं? सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर फिक्स रेसिस्टेंस रहेगा उसको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको ड्रॉ करना होगा, तो उसके लिए डायग्राम इस तरीक़े का हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस रहेगा तो इस दोनों में से किसी एक सिंबल का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी में। अब हम लोग क्या करते हैं? 3 नोट देखेंगे। 3 नोट क्या क्या है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, 3 नहीं सॉरी 4 नोट। कंडक्टर, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। इसके अलावा थर्ड में पढ़े थे सेमीकंडक्टर, और चौथे नंबर पे सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है, और करंट इजीली फ्लो करता है इसका मतलब उससे अपोजिशन जो ऑफर किया जाता होगा वह बहुत कम होता होगा। और कुल मिलाकर बात बोला जाए तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वह बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है। दूसरा, इंसुलेटर, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर पाता है, और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाता इसका मतलब उसके जब इंसुलेटर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाहता होगा तो इंसुलेटर इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, इतना ज़्यादा उसका विरोध कर देता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करे। और इसका मतलब है कि इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर जैसा कि नाम से ही डिफाइंड है, वैसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर से तो ज़्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम रहता है, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच रेंज में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। या दूसरे वर्ड में बोले तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस रहता है कंडक्टर के रेसिस्टेंस से ज़्यादा रहता है, लेकिन इंसुलेटर के रेसिस्टेंस से कम रहता है। और चौथे नंबर पर हम लोग देखे थे, हालांकि वो किसी सब्सटेंस स्पेसिफिक नहीं है,
एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई कंडक्टर या अदर ऑब्जेक्ट सुपर कंडक्टर बन जाता है, और सुपर कंडक्टर तब बनता है जब उसका रेसिस्टेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं यानी जीरो हो जाता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर के पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो इस चारों को हम लोग क्या करेंगे, नोट करके लिख लेंगे। सबसे पहला नोट लिखेंगे कि कंडक्टर हैविंग या रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो। सेकेंड का बात किया जाए तो रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई, यानी इंसुलेटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। मतलब क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर is greater than resistance of conductor and less than resistance of insulator, and less than resistance of इंसुलेटर। ये तीन हो गए। और चौथा क्या बोले, सुपर कंडक्टर के पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता है, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो। रेसिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज जीरो। तो इस चारों पॉइंट को आप लोग नोट करके लिख लेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। अब नेक्स्ट अगला जो हम लोग का हेडिंग है वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस। अभी हम लोग रेसिस्टेंस तो देख लिए क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जैसे इंसुलेटर के लिए ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा होता है, कंडक्टर के लिए कम होता है तो कितना कम होता है। तो रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सर्किट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे एक वायर है मेरे पास, और इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, तो हम लोग नाम देते हैं आर। और इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच को लगा देते हैं, और इस प्रकार से है कनेक्शन पूरा हो गया। बैटरी का वोल्टेज सपोज करते हैं जो बैटरी का कैपेसिटी है V वोल्ट है। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो करने क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा। और सपोज करते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था उसका वैल्यू I है। तो ये रेसिस्टेंस जो होता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इस रेसिस्टर के यानी यहाँ जो वायर यूज किया इसके दोनों टर्मिनल के बीच जो हम लोग बैटरी अप्लाई किए, जैसे यहाँ पे V वोल्टेज है, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और
इस कंडक्टर से होके कितना करंट फ्लो होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। तो किसी भी कंडक्टर, इंसुलेटर या किसी भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया उसके दोनों टर्मिनल यानी दोनों जो सिरा है उसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उस ऑब्जेक्ट से होकर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेशियो निकालते हैं। और रेशियो जो होता है वही हमको देता है आर का वैल्यू। यानी रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ टर्मिनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे मार्कर है तो इसके पास कितना टर्मिनल है, एक टर्मिनल लेफ्ट साइड राइट साइड का है और एक लेफ्ट का है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका दो टर्मिनल रहता है। तो यह क्या कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर से होकर कितना करंट फ्लो होगा, इस दोनों का रेशियो किसका देता है हमको, मैग्नीट्यूड। तो रेसिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देता है। एंड इसको लिख कैसे सकते हैं, तो रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज, यानी डिफाइन इसको कर सकते हैं हम लोग, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference. Resistance is defined as the ratio of potential difference across both terminal of the object to the current flowing through it, current flowing through it, that is हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई। और ये आपका R का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक बात और हम लोग समझ सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे R को मेजर कैसे करते हैं, तो ओम में मेजर करते हैं। यानी R का वैल्यू जो भी आएगा वो कैसे आएगा, ओम में आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग इसका अदर यूनिट भी निकाल सकते हैं क्या, तो आंसर होगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू V बाई आई लिखे हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे टर्म का यूनिट निकालना होता है उस टर्म के अलावा किसी भी फॉर्मूला में जितने अदर टर्म हैं सभी के यूनिट को हम लोग रखते हैं। तो जो यूनिट निकलता है वह आपका रिक्वायर्ड यूनिट होता है। जैसे यहाँ पे हमको R का यूनिट निकालना है, R को हम लोग साइड कर देंगे, छोड़ देंगे, बाकी बचा क्या, V। और V का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो वोल्ट होता है। और I क्या है, करेंट है, और करेंट का यूनिट हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है। यानी रेसिस्टेंस का ओम के अलावा अदर यूनिट का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। SI यूनिट ऑफ R अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम लोग ओम कहते हैं। तो ये आपका रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर या लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में किस प्रकार बढ़ता है या घटता है, कुल मिलाकर बोला जाए तो कैसे चेंजिंग होता है। इन तमाम बातों को क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसका आपको प्रॉपर नोट्स मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जुड़ सकते हैं, या चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं, और
उसका हम आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।